हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे भाई अपनी मूल विधि। हमारा मूल विधि में चल रहा है जो हम इससे पहला पार्ट देख चुके हैं। उसमें देखा था हमने मूल विधि के अंतर्गत जो आईपीसी और सीआरपीसी है उसके जितने भी प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में प्रश्न आए हुए हैं उनको हमने डिटेल में देखा था और बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, उसके अलावा कुछ प्रश्न और हैं जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, उनको हम आज देखेंगे। और साथ में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। यहीं पे उनकी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस, और उनको विद डिटेल देखेंगे। मतलब उनके जितने भी ऑप्शन हैं जो भी लॉजिकल हैं जो सही हैं उनको हम, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम सभी को पढ़कर चलेंगे, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। मैंने आपसे एक वादा किया था कि भाई मूल विधि आपको यहाँ के अलावा कहीं और नहीं पढ़नी है। मतलब ना तो कॉपी से पढ़नी, ना नोटबुक से पढ़नी, कहीं से नहीं पढ़नी आपको। बस आप यहाँ पर वीडियो देख लो, 2-3 बार वीडियो देख लो, अच्छे से समझ लो, और ध्यान से देख लोगे ना तो 3 बार भी देखने की जरूरत नहीं, 2 बार में आपकी याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। क्योंकि बार बार उसी चीज़ को, भाई सबसे पहले आपकी आईपीसी सीआरपीसी हो चुकी है मूल विधि के अंतर्गत। उसके बाद जितने केस हैं उसमें वहाँ पर आपको धाराएं पढ़ाई गई हैं और केस उसको अच्छे से समझा गया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर आपके केस भी हो रहे हैं जितने भी वाद हुए हैं, और धाराएं भी आ रही हैं, और हम इनको याद भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। इसके अलावा आगे हम एक्ट करेंगे, उनमें भी हम इसी तरीके से चलेंगे। मतलब आपका कुछ भी अलग नहीं जाने देंगे, हम इनकी प्रैक्टिस बरकरार करें। फिर जो भी पिछले कुछ सालों में जो भी यूपीएससी के प्रश्न आए हुए हैं उनको जब हम पूरा एक सेट उठाकर चलेंगे, जैसे जीएस का हमने सेट उठा लिया, उसमें 40 प्रश्न आते हैं, तो जब हम उसका उसमें उठाएंगे प्रश्न 40 के 40 उठाएंगे तो यहाँ पर भी फिर रिपीट होंगे, तो एक बार फिर आपको याद होंगे। मतलब बहरहाल ये है कि कुछ भी बचने वाला नहीं है। बस आप यहाँ से लगातार वीडियो देखते रहिए और ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से, बिल्कुल अटेंटिव होके, ठीक है ना, अटेंशन के साथ। ऐसे नहीं कि बस मोबाइल चला कर अपना कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो भाई अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इसमें सारे प्रश्न हैं और साथ में प्रैक्टिस भी है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, उससे पहले आप अपने इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आज का देखते हैं मोटिवेशनल, हमारा आज का मोटिवेशनल विचार है, इसको देखते हैं। अगर आप खुद को चुनौती नहीं देंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप क्या बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आप पढ़े हो, बिल्कुल बिल्कुल मतलब सुस्त, अपना जो भी कुछ करना है बस हो रहा है लाइफ में, जो भी कुछ हो रहा है, अरे उठो उठो, कुछ करो। अरे अगर तुम किताब नहीं उठाओगे तो आपको क्या पता लगेगा आप क्या कर सकते हो। बस यही है कि ना मेरे बस का कुछ नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस तरह की बहानेबाजी नहीं। अपने आप को देखो तो सही आजमा के, तुम क्या बन सकते हो, क्या काबिलियत है अब तुम्हारे अंदर। जब कुछ करोगे नहीं तो फिर कैसे उस चीज़ का पता लगेगा। ठीक है ना, तो उस चीज़ को अपना यूज़ करो। अगर आप अपने आप को चुनौती नहीं दोगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप क्या बन सकते हो। भाई जब कुछ करोगे नहीं तो क्या एहसास होगा, क्या बनोगे, कुछ एहसास नहीं होगा। तो इसलिए अपना उठो और परिश्रम करो। बढ़ते हैं अब आज के प्रश्न की तरफ। सबसे पहला है, भारतीय दंड संहिता कब लागू। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसके सन, यहाँ पर डेट वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। जो नहीं है उसका नहीं है, जो अति महत्वपूर्ण है उसको सबको करके लेकर चलना है। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई, तो कब लागू हुई थी भाई, ये हुई थी 1 जनवरी 1862 को। इसमें इतना याद रखना है, कब हुई थी, 1 जनवरी 1862 को। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की धारा 1 संबंधित है। किससे संबंधित है भाई ये, तो इसका हो जाएगा संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। ऑप्शन नंबर बी, धारा 1 में क्या है, उसके नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो फैला हुआ है 12 मील तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, 12 समुद्री मील तक। इसको ध्यान करना, 3 प्रश्न बताऊंगा इसमें मैं। एक तो है 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है भारतीय दंड संहिता, मतलब भारत का जो समुद्री क्षेत्र है वो कहाँ तक, तट से लेकर 12 मील तक। तट कहीं पर आगे होता है समुद्र के अंदर, कहीं पर पीछे बहुत होता है, तो उसकी एक एवरेज जो लंबाई होती है वो मान ली जाती है। कितनी मान ली जाती है, एवरेज मान ली जाती है। तो उसमें 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अब 12 समुद्री मील के अगर हम आगे जाएंगे तो 12 समुद्री मील में पूर्ण क्षेत्राधिकार किसका है, वो भारत का है। लेकिन अगर हम तट से 24 मील तक, 24 समुद्री मील तक की बात करें तो वहाँ पर भारत को शुल्क वसूली, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है, वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो क्या है वहाँ पर, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है भारत को। वहाँ कितनी दूर तक वसूल सकता है, 24 समुद्री मील तक। इससे अगर हम तो तट से लेकर चले 200 समुद्री मील तक, कहाँ तक, 200 समुद्री मील तक अगर हम जाते हैं तट से, तो वहाँ तक क्या अधिकार है भारत को, वहाँ तक अधिकार है भारत कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। वहाँ तक क्या कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान भारत वहाँ तक कर सकता है। समझ में बात, 12, 24 और 200 समुद्री मील। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 3 चीज बताइए। 12 तक पूर्ण अधिकार है, 24 तक सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार है, और 200 तक कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। आगे बात करते हैं मेंसरिया। मेंसरिया किसको कहते हैं, मेंसरिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आशय, हेतु, ज्ञान, दुराशय, मतलब जिसमें क्या हो,
जिसमें क्या हो, दुराशय हो, ठीक है ना। आशय कैसा हो, अपराध की श्रेणी का हो, जिसमें आशय क्या हो, गलत हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मेन श्रेय से तात्पर्य क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका दुराशय। क्या हो जाएगा, दुराशय। अपराध के कितने तत्व होते हैं भाई, धारा 40 में बताया गया, आईपीसी की धारा 40 में क्या बताया गया, अपराध, अपराध में कितने तत्व होते हैं, 4। एक तो मानव होगा, एक मानव जो मानव की जो आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, भाई मनस्थिति गलत आशय होगा, उसको क्या कहेंगे, दुराशय। तो वही नंबर 3 है आपराधिक कृत्य होगा, आपराधिक कृत्य, आपराधिक काम क्या होगा तभी तो मानेगा। चौथा क्या होगा, ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति का कार्य हेतु, ठीक है ना, समाज का क्षति या किसी की प्रतिष्ठा पर क्षति, ये सब कुछ है, उसमें क्या आता है, ये अपराध के 4 तत्व हैं। उसमें एक क्या है, मेंसरिया, मतलब आपराधिक मनस्थिति, आपराधिक मनस्थिति। इस चीज़ को ध्यान रखना, पीछे जब हमने प्रीवियस ईयर का किया था उसमें ये आया भी था कि अपराध के कितने आवश्यक तत्व हैं, उसमें हमने देखा था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से अपराध, देखो फिर से ये प्रश्न आ गया भाई, तो इनमें से कौन से अपराध के, मैंने आपसे बताया था भाई कुछ प्रश्न रिपीट होंगे, जो पिछले वाले हैं जो अच्छे से प्रश्न है उनको हम बार बार रिपीट करेंगे, मतलब कुछ ही प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है, 5-7 प्रश्न होंगे, तो वो रिपीट होंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, आप अपने आप से क्लिक कर। तो पहला इसमें है भाई अपराध के मूल तत्व है, तो धारा 40 में दिया गया अपराध, धारा भी हम यहाँ से याद करते चलें। पहला क्या है, इंसान द्वारा किया गया, हाँ बिल्कुल इंसान की जरूरत है। आपराधिक इरादा हो, बिल्कुल आपराधिक इरादा होना चाहिए। आपराधिक इरादा ये उसी से है, मेन श्रेय से संबंधित, आपराधिक मनस्थिति। तीसरा, कोई अवैध कार्य है, चूक, हाँ बिल्कुल कोई अवैध कार्य करेगा तभी तो मनाएगा। कोई अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना, तो ये भाई चारों क्या है, ये अपराध के मूल तत्व है। अपराध के कितने मूल तत्व हैं, 4 तत्व होते हैं, 4 आवश्यक तत्व हैं, वो ये हैं, और ये पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का द्योतक है, तो स्त्री शब्द किसको कहा गया ये पूछ रहा है वो, स्त्री शब्द को पूछ रहा है। तो स्त्री शब्द मैंने आपको बताया था आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 10 में क्या बताया गया, स्त्री और पुरुष की परिभाषा देगी। स्त्री और पुरुष कौन, जो एक दिन से लेकर 1 दिन का भी बच्चा होगा, अगर वो लड़का है तो उसको पुरुष माना जाएगा, और 1 दिन की लड़की है तो उसको भी क्या माना है, स्त्री। मतलब जन्म से लेकर स्त्री होगी और जन्म से लेकर क्या होगी, क्या होगा, पुरुष होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, आप समझ में क्या होगा। आईपीसी की धारा 10 के अनुसार जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला को स्त्री कहा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया। देखो ये प्रश्न आया नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया, तो इसमें धारा में 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। देखो और 19 में क्या है, 19 की अगर मैं बात करूँ, 19 में है भाई न्यायाधीश, जो भी जज है उनको क्या परिभाषित किया गया। 20 में न्यायालय, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप मैं बता रहा हूँ, इतना याद रख लेना। 18 में किसको, भारत को परिभाषित किया गया, इसको इतना याद रख लेना, ठीक है। याद रख सकते हो आगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 18 में क्या है, भारत है, और 19 में न्यायाधीश, और 20 में न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ करता है, तो इस इरादे को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है। धारा 24 में क्या बताया था, बेईमानी। धारा 24 में क्या बताया गया था, बेईमानी। याद रखना इस चीज़ को, क्या बताया था धारा 24, बेईमानी से। अब देखते हैं भाई हम नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं। तो सामान्य आशय से संबंधित सभी को याद हो गया होगा अब तो सामान्य आशय बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान किस में है, धारा 34 में। सामान्य आशय से संबंधित किस में है, धारा 34 में। इसके केस भी हैं, कितने केस है भाई जो इंपॉर्टेंट केस है। एक तो है बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, इससे संबंधित है। महबूब शाह बनाम एम्परर, ये भी इससे संबंधित है। ऋषिदेव बनाम उत्तर प्रदेश, ये भी इसी से संबंधित है, इन चीज़ को याद रखना। एक और है भूप सिंह बनाम पंजाब, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसी से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये चीज़ें इतनी याद हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है, तो अभी आपने पढ़ा है कौन सा, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। कौन सा है, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। मैकनॉटन का वाद, मैकनॉटन का वाद है धारा 84 से संबंधित। धारा 84 से संबंधित किससे है, मैकनॉटन का वाद। मतलब उन्मत्ता, उन्मत्ता मतलब यदि किसी पागल व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। किस में कहा गया, मैकनॉटन का वाद में। रेग बनाम गोविंदा, इसमें क्या कहा गया भाई, इसमें कहा गया है, इसमें दिया गया है कि आपका जो हत्या है, एक तो आपराधिक मानव वध है और एक क्या है, हत्या। इन दोनों में अंतर बताया गया। किस केस में बताया गया, ये बताया गया रेग बनाम गोविंदा के वाद में बताया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भाई
अपराध की परिभाषा दी गई है, तो अपराध की जो परिभाषा दी गई है वो किस में दी गई? भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में? नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा जो, तो आईपीसी जो सीआरपीसी है उसकी धारा किस में बताया? इसमें 2N में। किस में बताया गया? 2N में। तो ये आपका सही है। जो दंड प्रक्रिया की संहिता की जो धारा है 1973 की, उसमें धारा 2N में, 2N में क्या है? अपराध की परिभाषा दी गई है। मैंने आपको सीआरपीसी की जो 2 वाली हैं उसके कुछ सेक्शन है वो मैंने आपको याद कराए थे। जैसे 2(1), भाई हम क्या खाएगा याद नहीं कर रहे, क्या खाएगा आपने आपसे कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि वर्णमाला आप पढ़ ही रहे हो तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना, 1 पे कौन आएगा, क्या आएगा या क्या आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद करें। न किस पर आएगा? जो ये न है आपका वो किस पर आएगा? वो 20 पर आएगा भाई, तय थे न पर ही तो है, तो चौथे नंबर पर है। तो हर एक वर्ग में कितने हैं? 5 वर्ण है, तो 5 चौक 20, टोटल कितने? 25 वर्ण है। तो ये चौथे वाली सीरीज में लास्ट में आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे? 20वां नंबर इसका हो जाएगा। तो इसमें कह सकता हूँ 2 का 20। तो 2 के 1 में मैंने तो बताया था जमानती अपराध, 2 के 3 में बताया था संघीय अपराध, और 3 के बाद आपके 4 में बताया था कंप्लेंट या परिवाद, इसको वर्णित किया गया। इसके बाद 2(7) में जांच जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है, 2(8) में इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण जो पुलिस द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मैंने 2(12) में बताया था असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध किस में बताया था? 2(12) में। और आगे हमने बताया था भाई 2 का 23, 2 का 23 मतलब WW में क्या बताया था? समन मामला। क्या बताया था? समन मामला। और अब है आपका ये 2(9), इसमें क्या हो जाएगा? 2(20), इसमें क्या होगा? अपराध की परिभाषा देगी। और 2 का 24, 24 में क्या देगा? वारंट मामला। क्या देगा? वारंट मामला। इस चीज़ को याद रखना आप। आगे देखते हैं हम, तो कौन सा हो जाएगा? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में दिया गया है। और दंड प्रक्रिया संहिता की जो प्रथम अनुसूची है वो अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। अगर यह आ गया कि अपराध से संबंधित कौन क्या है, तो अगर दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची दिया है उसमें ऑप्शन, तो वो अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। इस चीज़ को याद रखना। आगे अगला प्रश्न देखते हैं भाई। उसमें कहा है भारतीय दंड संहिता 1860 के दिन धारा 42 में प्रयुक्त, धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? ये पढ़ाया गया है। ये कहाँ पर लागू होगी? भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। यह प्रश्न पूछा गया है। तो कहाँ पर होगी? 42 में क्या दिया? स्थानीय विधि। तो स्थानीय विधि कहाँ पर होगी? भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। वहाँ का कैसा एरिया, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ का थोड़ा बहुत रूल अलग है, तो इसलिए क्या होगा? वो किसी विशिष्ट भाग पर लागू होगी स्थानीय विधि। स्थानीय विधि आप समझ गए, वहाँ का लोकल कानून एक तरीके से कह सकते हैं। तो वो कहाँ होगा? किसी भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। ये किस में दिया गया है? धारा 42 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? तो ये किसके संबंध में है भाई? धारा 53 में भैया। तो कौन सा भाग हो गया? अध्याय 3 शुरू हो गया। इसमें क्या है? दंड। जो धारा 3 अध्याय 3 है उसकी धारा 53, उसमें क्या देगा? दंड के विषय में बता दिया गया है। तो ये किसके बारे में हो जाएगा? दंड। दंड कितने प्रकार के होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं, पूछा जा सकता है। तो दंड होते हैं भाई टोटल आपके 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला आपका मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, नंबर 3 कारावास। कारावास 2 प्रकार का, कठिन और सादा कारावास। कठिन मतलब जिसमें काम के साथ कारावास हो, मतलब क्या काम करवाया जाता हो वहाँ पर। चौथा क्या होगा? संपत्ति का समापहरण, जैसे संपत्ति कुर्की हो जाती है। 5वां क्या होगा? जुर्माना या अर्थदंड, जैसे जुर्माना लगा दिया जाता है। तो 5 प्रकार के दंड दिए गए हैं धारा 53 में। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो 2 प्रकार का होगा, कठिन या सादा, और चौथा संपत्ति का समापहरण, और 5वां होगा जुर्माना या अर्थदंड। आगे बात करते हैं भारतीय दंड से। देखो ये प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई? तो अभी बताया कितने प्रकार की भाई? 5 प्रकार की। किस में दिया गया? धारा 53 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक जल्लाद जो क्या करता है भाई? मृत्यु दंड को निष्पादित करता है। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड को निष्पादित करता है किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? ऐसा तो नहीं है कि हाँ उसने फांसी दे दी उसे भी अब जाओ सजा दे दो, इसने मार दिया किसी को, नहीं, वो इस आपराधिक दायित्व से मुक्त है। किस धारा के अंतर्गत? ये दिया गया है भाई धारा 78। धारा 78 के अंतर्गत वो इस दायित्व से मुक्त है। इस चीज़ को ध्यान रखना। जल्लाद को सजा नहीं मिलेगी, किसमें? धारा 78 के तहत। या ऐसा कोई केस हो कि भाई सरकार ने कहा कि कब्जा, वहाँ से कब्जा हो रखा है, वहाँ पर कब्जा हटाओ, और कोई अगर ज़बरदस्ती जाकर वहाँ पर खड़ा हो रहा है, कब्जा हटाया जा रहा है, अगर उस दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाए,
तो उसको भी धारा 78 के तहत ही क्या मान लिया जाएगा, क्षम्य। उस पर उस जो व्यक्ति कब्जा हटा रहा है, जैसे जेसीबी से हटा रहा है, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। किसके तहत? धारा 78 के तहत। तो ये मतलब ये है कि धारा 78 ये कहते हैं न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है, चाहे वो जल्लाद करे या कब्जा हटाते समय कोई जो व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, तो वो नहीं है। धारा 78 का देखना। और इसके अलावा है धारा 97। धारा 97 में क्या देगा भाई? शरीर या संपत्ति की रक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं। शरीर की रक्षा कर सकते हैं आप, संपत्ति कर सकते हैं, किसके तहत? 97 के तहत। इसके बाद 79 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पूछना चाहे तो जैसे तथ्य की भूल है, आम नागरिक के लिए है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और 80 भी कोई इतना खास नहीं है। तो आपको कौन सा 97 और 78 आपने याद कर ली, ये काफ़ी है। आगे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? अभी हमने पीछे बताया था उन्मत्तता या पागलपन, या तो आपने उन्मत्तता में कर दिया, आपको पता ही नहीं है क्या है, या मतलब पागलपन की तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, या पागलपन है आपके सवार, तो क्या होगा? प्रतिरक्षा से संबंधित। तो ये था भाई मैकनॉटन का बात था, लंदन इंग्लैंड से संबंधित, वहाँ का एक केस था। तो उसके आधार पर उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित, मतलब अगर पागल ने कोई अपराध कर दिया तो उसको सजा नहीं मिलेगी। धारा 84 कौन सी धारा होगी? 84। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? वो पूछ रहा है नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? तो इसमें क्या हो जाएगा भाई आपका? एक तो षड्यंत्र है, दुष्प्रेरण का अपराध मतलब बहकाना किसी को, क्या हो जाएगा? मतलब किसी को बहकाना क्या होगा आपका? दुष्प्रेरण का अपराध होगा। और इसमें तैयारी नहीं, धमकी नहीं, प्रयत्न, तो इसमें क्या होगा? ये होगा एक षड्यंत्र के तहत। क्या होगा? षड्यंत्र के तहत, मतलब किसी को बहकाना। कौन सी धारा है? आईपीसी की धारा 107। कौन सी धारा में बताया गया? धारा जो है आईपीसी की 107 में बताया गया है दुष्प्रेरण के बारे में। दुष्प्रेरण की परिभाषा और जो दिया गया है वो किस में दिया गया है? 107 में। कितने प्रकार से? इसमें ये बताया कि 3 प्रकार से दुष्प्रेरित किया जा सकता है। उसमें क्या होगा? एक तो उकसाने द्वारा दुष्प्रेरित क्या होगा भाई? दुष्प्रेरण अपराध है 3 तरीकों से। एक तो उकसा के किसी को क्या किया जाए? उकसाने द्वारा। दूसरा षड्यंत्र द्वारा। तीसरा सहायता द्वारा। तीसरा क्या होगा? सहायता द्वारा। मतलब ये है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। षड्यंत्र द्वारा क्या होगा भाई? दुष्प्रेरण का अपराध क्या? किसी षड्यंत्र के तहत किसी को क्या कर रहा है? दुष्प्रेरित कर रहा है, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? धारा 107 के अंतर्गत आ जाएगा। या किसी को सहायता दे रहे हो आप, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? इसी के अंतर्गत आ जाएगा। या किसी को उकसा रहे हो, किसी को उकसा दे, अरे तेरे ये कर दिया, तू कुछ नहीं कर सका, मार दे साले को जाके, तो ये किस में आ जाएगा? धारा 107 में, यदि किसी को बहकाया जाता है। आगे देखते हैं हम। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया? जो दंड दिया गया वो किस में दिया गया? आपराधिक षड्यंत्र। इससे पहले दुष्प्रेरण है, अब क्या? आपराधिक षड्यंत्र। तो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा 120A में दी गई है, और जो दंड दिया गया वो दिया गया धारा 120B में। धारा 120B में, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। तो धारा 120B में क्या दिया गया भाई? दंड दिया गया, और इसकी परिभाषा 120A में दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। तो किस अपराध के तहत भाई उसको दंडित किया जा सकता है? तो उसको किस लिए किया जाएगा? युद्ध फैलाने के लिए? नहीं। दुष्प्रेरण? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? तो प्रकाशित कर रहा है। तो उसके खिलाफ क्या चलाया जा सकता है? राजद्रोह के लिए उसके ऊपर केस किया जा सकता है, उसको दंडित किया जा सकता है। राजद्रोह की परिभाषा आपका किस में हो जाएगा भाई? दंडित अगर किया जा रहा है तो जो 124A है, 124 जो धारा आईपीसी की, वो क्या करती है? राजद्रोह को परिभाषित करती है। क्या करती है? राजद्रोह को परिभाषित करती है। इसमें क्या मिल सकता है सजा? आजीवन कारावास इसमें मिल सकता है। क्या मिल सकता है भाई? आजीवन कारावास, जुर्माना, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? ये होते हैं 5। कितने होते हैं? धारा 141, धारा हम यहाँ पे याद करते चलेंगे। धारा 141 क्या करेगी आईपीसी की? विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव, यहाँ इससे क्या होता है? इससे होगा आपका जो विधि विरुद्ध जमाव में कितने कम से कम सदस्य कितने होते हैं? इसमें होते हैं 5। समझ में आ गई बात? धारा 141। अब हम आगे बढ़ते हैं। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं? तो इसमें भाई कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए? 5 चाहिए। कितने व्यक्ति चाहिए इसमें? 5। ये शायद प्रश्न रिपीट हो गया, तो कितने चाहिए भाई इसमें? 5 व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैरकानूनी जनसमूह
द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य डैश डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के अपराध का दोषी होता है। तो आपको 146 जो 146 धारा है उसमें पढ़ाया गया भाई, यदि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, बलवा। उसमें किसका दोषी माना जाएगा, बलवा का दोषी माना जाएगा। 141 धारा में क्या कहा गया, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य और उनका क्या हो, समान उद्देश्य। कितने व्यक्ति होंगे, 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक। इसके बाद 142 में कहा गया है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, किसमें कहा गया है, 142 में। 143 में यदि कोई भी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा तो उसके लिए दंड, जो भी विधि मतलब 141 में कहा गया 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तो उसको क्या माना जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव, उनका समान उद्देश्य हो। 142 में कहा गया जो भी उसका सदस्य है उसको किस में परिभाषित किया गया, 142 किसको सदस्य माना जाएगा किसको नहीं, ये 142 में डिफाइन किया गया है। 143 में क्या कहा गया, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए दंड कितना, 6 माह या जुर्माना या दोनों। तो इस चीज़ को याद रखना, जुर्माने को भी। तो जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा उसके लिए क्या दंड है भाई, 6 माह या जुर्माना या दोनों। किस में कहा गया, 143 में कहा गया है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गई। और 144 में क्या है, विधि विरुद्ध जमाव। अब देखो यहाँ तक तो दंड की बात होगी, लेकिन विधि विरुद्ध जमाव जब क्या हो, हथियारों के साथ हो जाए, तब क्या हो, हथियारों के साथ हो जाए, तो वो किस में डिफाइन किया गया, 144 में। इसमें सजा कितनी है, 2 वर्ष तक और जुर्माना या दोनों लग सकते हैं। और 145 यदि किसी थानेदार द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा उसको बिखर जाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन अगर वो फिर भी बने रहते हैं, मतलब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य खड़े हैं, वो अपने किसी कार्य में शील है, अगर उनको बिखर जाने का आदेश दिया जाता है लेकिन वो फिर भी अपने कार्य में बने रहते हैं, तो ये किस में देगा, 145 में। और 146 में क्या दिया गया, जब यही विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हिंसा या बलवा करते हैं, हिंसा या बलवा एक ही चीज़ है, तो उनको क्या, बलवा का दोषी माना था। और 147 में इसका दंड दिया गया है। मेरे ख्याल से मैं 141 से लेकर 147 तक आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा। मतलब 146 में बलवा करेंगे और 146 में बलवे का मिलेगा दंड कितना, 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों। इस चीज़ को याद रखना। तो उसमें कहा 146 के अनुसार ऐसे जो जनसमूह का हर सदस्य वो किस अपराध का दोषी होता है, तो वो किसका होता है भाई, बलवा का दोषी होता है। ये आपका प्रश्न पूछा गया पहले। नेक्स्ट देखते हैं, बलवा के दोषी को, देखो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बलवा के दोषी को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो बलवा के जो दोषी है उसको कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है भाई, इसको किया जा सकता है 2 वर्ष से। अभी मैंने पीछे बताया एक धारा 147 कह रही है कि 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों लग सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से इतना इस बात समझ में आ गई। आगे क्या कहा गया, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। तो सामान्य उद्देश्य अभी 141 में बताया, 141 में विधि विरुद्ध जमाव जिनका क्या हो, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए वो हों, उसमें कितने व्यक्ति चाहिए, कम से कम 5 या 5 से अधिक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया। राष्ट्रीय अखंडता की बात आ गया, मतलब राष्ट्रीय एकता की बात आ गई, उस पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई काम करता है, ठीक है, तो उसका किस धारा में उसको वर्णित किया गया है। तो यह है भाई आपकी धारा जो दंडित किया गया वो किया गया 153 ख, ऑप्शन नंबर सी, धारा 153 ख। यदि कोई राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ख में क्या है, वर्णित है। और 153 क में क्या है, 153 क में है धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, इन आधारों पर यदि किसी समूह के बीच में शत्रुता का संपरिवर्तन या सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य यदि किसी के द्वारा किया जाता है तथा धारा 154 में उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी जो भी वहाँ पर रह रहा है उसके दायित्व का उल्लेख है, तो वो किस में वर्णित किया गया है, विधि विरुद्ध जमाव में वर्णित किया गया है। तो मतलब यह है जो अगर कोई राष्ट्रीय अखंडता के प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वो 153 ख में, यदि कोई धर्म या मूलवंश या जन्म स्थान या निवास स्थान या भाषा के आधार पर यदि कोई इस प्रकार का प्रक्रिया करता है तो वो किस में दिया गया, वो दिया गया आपका 153 क में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? तो दंगा को कौन सी परिभाषित करती है भाई? ये करती है आपकी धारा 159। धारा कौन सी परिभाषित करती है? 159। जितना बताऊंगा उसको याद रखते रहना भाई। सामान्य उद्देश्य के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। कितने? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। अगर दंगा की बात है तो दंगा में कितने हो सकते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, या 2 समूह हो सकते हैं, या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। 2 व्यक्ति भी दंगा कर सकते हैं। कहाँ पर? किसी लोक स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान पर यदि वो ऐसा करते हैं तो वो क्या करते हैं? दंगा करते हैं। किस में वर्णित है? धारा 159 में इस बात को वर्णित किया गया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक सेवक के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है? किस धारा के अंतर्गत? किस धारा के अंतर्गत है अपराध? लोक सेवक के कार्यों में यदि कोई बाधा डालता है तो वो किसके अंतर्गत अपराध है? तो ये है भाई आपका आईपीसी की धारा 186। आईपीसी की धारा 186 में क्या है? लोक सेवक की ड्यूटी में यदि कोई बाधा डालता है तो उसके लिए क्या है? वो अपराध है। उसमें क्या सजा मिलेगी? 3 माह। क्या सजा मिलेगी? 3 माह, या उसको जुर्माना। जुर्माना 500 रुपये तक का हो सकता है। जुर्माना या सजा 3 माह, या दोनों उसको हो सकते हैं। किस में कहा गया? लोक सेवक की ड्यूटी में बाधा डालने के लिए अपराध 186। आईपीसी धारा 186 में इस बात को वर्णित किया गया। 191 में क्या है? 191 है झूठी गवाही देना। 191 में क्या दिया गया भाई? झूठी गवाही देना। और जबकि आईपीसी की धारा 192 में क्या कहा गया? 192 में कहा गया है यदि कोई झूठा साक्ष्य गढ़ता है, मतलब झूठा साक्ष्य गढ़ता है, अपने आप से बना रहा है, किसी किताब में गलत एंट्री कर दी है, ठीक है ना, किसी किताब में गलत एंट्री कर दी, किसी में कुछ एंट्री कर दी है, या वो कोई नया साक्ष्य गढ़ देता है कि नहीं इस तरीके से था, तो वो किस में? 192। और झूठी गवाही देना वो किस में है आपका? 191 में। 182 में क्या है? 182 में यदि कोई किसी के खिलाफ झूठी FIR या अफवाह, मतलब किस लिए? केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अगर कर देता है तो वो किस में देगा? 182 में। समझ में आ गई बात? 181 आपकी किस में हो गई? अच्छा, ये जो चल रहा है लोक सेवक है, सॉरी ऊपर वाले प्रश्न की बात करें हम, लोक सेवक के कर्तव्यों में निर्वहन बाधा डालने का अपराध वो किस में भाई? 186 में। किस में हो गया आपका? 186 में। और इससे ऊपर जो धारा 182 में होगा, यदि कोई झूठी साक्ष्य, झूठी FIR या अफवाह करता है तो उसमें क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत अपराध होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न के मैं सारे बता ही चुका हूँ। मिथ्या साक्ष्य देना अपराध है, तो भी बता चुका हूँ भाई। किसमें? धारा 191 में। वो गलती से इसके ऑप्शन पढ़ लिया और इसको बता दिया। तो धारा 191 में क्या है? मिथ्या साक्ष्य का अपराध। मिथ्या साक्ष्य देना मतलब झूठी गवाही देना, वो किसमें? 191 में। झूठा साक्ष्य करना 192 में, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और 182 में क्या? झूठी FIR यदि कोई किसी के व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जो इंपॉर्टेंट है उसी को बताऊंगा, ये मत सोचना कि हाँ इसको छोड़ दिया है, इसको। जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता के चलेंगे, ठीक है ना। जिसके आने के चांस हैं उसको बताएंगे, फालतू मत पढ़ो आप। बहुत चैनल ऐसे हैं जिसमें भाई सही कह रहा हूँ, ऐसे चैनल हैं कि एक घंटे में एक धारा करा रखी है आईपीसी की। अब ये तो बताओ, और सारी धारा, कितनी धारा? आईपीसी की धारा 511 है। कितनी धारा है? 511 धाराएं हैं। इतनी ही लगभग CRPC की हैं। कितने एक्ट हैं? और एक धारा करा रखी है, उसके जो सब हैं, जो सेक्शन है वो भी करा रखे हैं, और एक घंटे में धारा करा। ये तो बताओ यार, वकील बनाओगे क्या इनको? तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, अपना टाइम कीमती है, इस चीज़ को समझो और जितना जरूरी उतना पढ़ो, फालतू चक्कर में मत पढ़ो। दूसरे सब्जेक्ट पर जोर दे लो। 7 से 8 प्रश्न आएंगे, यहीं से ये वीडियो देख लो, इतनी गारंटी है, एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा। बस आप यहाँ से देख लो, चक्कर में मत पड़ो। 1 घंटे की वीडियो लेकर कहाँ जाओगे? जितनी वो सारी आईपीसी करा रखी है, इतने में तो हमारा सारा मूल विधि कंप्लीट हो जाएगा। जितने में उन्होंने 1-2 आईपीसी की धारा समझा रखी ना, 1 या 2 ही मात्र, 2-3 धारा समझा रखी हैं, या उनकी जो आईपीसी है भाई, आईपीसी ये समझ लो एक धारा में आधा घंटा 1-1 घंटा लगा रखा है। तो हमारी तो सारी आईपीसी मुश्किल से 2-3 घंटे में कंप्लीट होगी सारी आईपीसी। कितने केस है वो कंप्लीट होगा 2 घंटे में। और ये देख लो आप, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसलिए भाई ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, अपना कम टाइम में कवर करके चलो और सिलेक्शन ले लो अपना। बाकी वकील नहीं बनना किसी को, और जिसको वकील बनना है भाई तो फिर वो अपनी अलग तैयारी करे, ठीक है, अगर किसी को वकील बनना है तो। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगले प्रश्न में, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है? मैंने बहुत अच्छे से बताया था भाई। स्वास्थ्य खराब हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? आदमी रुड़क गया, यमराज के पास पहुंच गया। क्या हो गया? उसका काम निपट गया। वो कहाँ पहुंच गया? यमराज के पास पहुंच गया। अब यमराज के पास पहुंच गया तो उसके लिए कितने व्यक्ति चाहिए भाई? 1 व्यक्ति रहेगा जो मर गया है, उसके लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 4। तो 1 को कितने उठाएंगे? 4। 1 4 मतलब 14। तो मतलब इसको हमने अध्याय को बहुत अच्छे, बहुत ट्रिक से किया है। सारे अध्याय आपके बहुत आराम से याद हो जाएंगे। इसको आप वीडियो पढ़िए प्लेलिस्ट में मूल विधि के, वहाँ से देख लेना।
तो अध्याय 14 में क्या है, वातावरण के स्वास्थ्य का हानिकारक बनाने के संबंधित अपराधों के विषय में है। नेक्स्ट देखते हैं, बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत है। यदि कोई ऐसा करता है कि भाई जो बलात्कार पीड़िता है, यदि उसका परिचय प्रकटन मतलब उसको एक तरीके से कह सकते हैं बाहर पब्लिक में लाता है या प्रेस में लाता है, ठीक है ना, अखबार में लाता है या उसको सोशल मीडिया पर लाता है, यदि कोई इस तरह का अपराध करता है तो वो दंडनीय है। किस में है, आईपीसी की धारा 228 में, 28 कै में। किस में है भाई ये, 28 कै में। 228 कै में क्या है, इस तरह का अपराध क्या है, दंडनीय है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बात में आपराधिक मानववध मतलब धारा 299 और हत्या धारा 300 में अंतर स्पष्ट किया गया। अभी हम पीछे देख चुके हैं, रेग बनाम गोविंदा में कहा गया है कि आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर किस में है, रेग बनाम गोविंदा में। नेक्स्ट, के.एम. नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, के.एम. नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। क्या है भाई, एक प्रमुख अपराध क्या है, वाद है। ये किससे संबंधित है, ये सारे हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं, पढ़ लेना आप, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो है। तो ये है भाई गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में है जहाँ, और ये किस में है, धारा 300 में, हत्या वाले में ये है। ये क्या एक तरीके से अपवाद के रूप में कि हाँ अगर इस तरीके से कोई हत्या हो जाए तो वो इसमें बताया गया है, और हमने बता रखा है पीछे डिटेल में पढ़ रखा है। तो के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ मद्रास महाराष्ट्र का हो जाएगा गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। नेक्स्ट, मृत्युदंड बिरले से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए, यह किस में निर्धारित किया गया। तो किस में, सबको पता है भाई जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो कौन सा, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में ये बात कही गई थी भाई कि जो मृत्युदंड मिलेगा वो विरल से विरलतम मामले में ही दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित हैं। अब आपको पता है 363, 364 ये किससे हैं, अव्यापहरण, अपहरण, और 376 इसके आसपास है, ये किससे हैं, मतलब किसी को जबरदस्ती इस तरीके से कोई काम करवाना, ठीक है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा आपका, 376 तो देखो रेप से संबंधित होगी, और 375 में क्या होगी, रेप की परिभाषा, लेकिन ये उसी से संबंधित है, जबरन किसी से काम कराना या अपहरण कर लेना, ये इस तरीके से। तो आप यहाँ से इसको गैस करके क्लिक कर सकते हो। आपराधिक, पहला ऑप्शन है अप्राकृतिक अपराध, धारा 377, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये 374 की बात हो रही। हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास कहाँ पर हो जाएगा भाई, हत्या का प्रयास हो जाएगा आपका धारा 307 में। किस में हो जाएगा आपका, धारा 307 में क्या हो जाएगा आपका, हत्या का प्रयास। तो मतलब ये है, ये कहाँ, ये किस कहाँ से बात चली है, 359 से 374, तो इसका भी मतलब कोई मतलब नहीं। बलात्कार 376, तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और वैसे भी आपको जब पढ़ रखा था आपको पता ही है भाई, 359 से 374 बीच में व्यापरण, अपहरण, बहला, मतलब व्यापरण वही हो गया बहला फुसला कर भगा कर ले जाना, और गुलामी और जबरन मजदूरी कराना, ये किस में हो जाएगा आपका, 359 से 374 में। नेक्स्ट पर बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यापहरण का उपबंध है। तो व्यापहरण मतलब किसी को बहला फुसलाकर, व्यापहरण होता है बहला फुसलाकर भगा कर ले जाना, किसी को बातों में उलझाकर ले जाना, ठीक है ना, और अपहरण होता है किसी को जबरदस्ती ले जाना, ये होता है इसका अंतर। तो व्यापहरण का उपबंध, फिरौती के लिए अगर किसी का व्यापहरण कर लिया, किसी बच्चे को ले गए और फिरौती मांग ली, पहले तो उसको ले गए, चला जा बेटा तो टॉफी खिलाएंगे, और ले गए चले गए, वहाँ जाके उसको बैठा लिया, बैठ जाए यहीं पे, और उसके घर वालों को फ़ोन कर दिया फिरौती दे दो इसकी। तो ये किस में वर्णित है भाई, ये है आपका धारा 364 कै में। किस में है, धारा 364 कै। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिया। तो लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस में बाद में ये दिया था भाई, तो ये दिया था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। किस में दिया था भाई, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसको हम जब बाद हमने पढ़े थे तो बहुत अच्छे से समझा था कि क्या केस था और क्या हुआ था। 1997 का केस था, तो ये कब हुआ था, 1997 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, मतलब जो कार्यशील महिलाएं हैं उनके लिए आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित की गई। तो जो चोरी है वो किस में दी गई है परिभाषित, वो हुई है भाई 378 में। जो चोरी है वो किस में हुई है, 378 में। मेरे ख्याल से ये आपको याद होगा, कराया रखा है। तो ये हो गया भाई आपका चोरी। इसके अलावा दूसरी धारा चलो देख लो, इसके अलावा जो है धारा है, और जो 378 है ये है चोरी को परिभाषित किया गया। और 379 में क्या दिया गया, चोरी के लिए सजा दी गई है। क्या दिया गया, चोरी के लिए सजा, जिसमें अधिकतम 3 वर्ष की सजा
या जुर्माना है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। चोरी किसकी होगी? चल संपत्ति की ही चोरी होती है। किसकी होती है? चल संपत्ति की ही चोरी होती है। नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं धारा 380। धारा 380 में क्या है? निवास गृह में चोरी। जो किसी घर में अगर कोई रहता है उसमें अगर चोरी होती है तो किस में वर्णित है? वो 380 में। इसके अलावा अगर मैं 391 की बात करूँ तो 391 है भाई डकैती। और डकैती कितने व्यक्ति के द्वारा होगी? डकैती होगी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के द्वारा होगी। डकैती क्या होगी? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के द्वारा होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। चोरी तो एक व्यक्ति भी कर सकता है, चोरी क्या कर सकता है? एक व्यक्ति भी कर सकता है, और लूट भी एक व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन ये क्या डकैती? डकैती 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इसमें चाहिए। कितने चाहिए? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इसमें चाहिए। और 396 में क्या है? यदि डकैती करते हुए और किसी की हत्या भी कर दी तो डकैती विद हत्या, मतलब हत्या सहित डकैती किसमें है? धारा 396 में। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है। तो भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है भाई, ये किस धारा में है? यह है धारा 390 में। धारा 390 में क्या है? लूट को परिभाषित किया गया। और धारा 391 में भी हमने देखा डकैती, 396 में हत्या विद डकैती, ठीक है। और 378 में चोरी, और 379 में क्या हो जाएगा आपका? चोरी का दंड। और 390 में है आपका, 390 में क्या देगा भाई आपका? ये दिया गया है आपका लूट। 390 में क्या है? लूट। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से, डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ये पूछा है भाई, डकैती का अपराध करने के लिए क्या इनमें से आवश्यक है? तो जो डकैती होगी उसमें क्या जरूरी है भाई? चोरी। डकैती अगर हो रही है तो उसमें क्या है? चोरी। तो चोरी तो होनी है। छल, छल की तो कोई बात ही नहीं है उसमें भाई। छल तो एक तरीके से होता है किसी को बहकाकर और वहाँ पर क्या कर लिया, धारा 415 की बात हो रही, उसको क्या कर लिया वहाँ पर, उसके साथ छल कर लिया। लेकिन यहाँ छल की कोई बात नहीं है, डकैती डकैती हो रही। उद्यापन होता है मतलब किसी से कोई चीज़ जबरन लेना, ठीक है ना। तो इसमें जबरन हो सकता है भाई। अगर डकैती में अगर हत्या हो गई है तो इसका मतलब कोई उसको रोक रहा था, उसको कोई रोक रहा था तभी तो हत्या कर दी उन्होंने। जब तो है धारा 396 हत्या के साथ डकैती। तो इसमें जबरन यदि कोई काम होता है और चोरी, दोनों चीज़ है। तो ये क्या है? तो चोरी या उद्यापन, ये उद्यापन, ये दोनों चीज़, एक्सटॉर्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये किसके अंतर्गत है? ये डकैती का अपराध करने के लिए आवश्यक है। चोरी या उद्यापन, इन दोनों में से एक चीज़ तो होगी ही होगी, ठीक है ना। ये चीज़ें जरूरी हैं भाई। ये तो ऐसा है कि डकैती हो गई, किसी को पता नहीं चला, अपना डकैती डाल दी, 5 ने छुट्टी, तो उसमें उद्यापन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, एक्सटॉर्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्या हो गई? चोरी मतलब डकैती, अगर 5 से अधिक थे तो। और अगर वो उठ गए हैं, उनको पता चल गया और उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, तो वो क्या हो जाएगा आपका? उद्यापन, ठीक है, एक्सटॉर्शन। आगे बढ़ते हैं हम। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? तो ये हम पढ़ चुके हैं भाई। ये किस में है आपका? शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा, यह धारा 97 में। किस में है? धारा 97। धारा 98 में किसके? पागल के विरुद्ध भी आपको आत्मरक्षा का अधिकार है। ऐसा नहीं कि पागल ईंट लेकर आपके पीछे भागने लगा, मार दिया ईंट सिर में, और तुम कहो जी बस मैं कैसा करता, ये मुझे तो अधिकार ना था। उसके विरुद्ध भी अधिकार है, ठीक है ना। उसके विरुद्ध भी क्या है? अधिकार है। और धारा 100 में क्या है? आत्मरक्षा का अधिकार किसी की हत्या करने तक भी है। वो कुछ के पॉइंट है कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। और धारा 96 में क्या है? ये आत्मरक्षा के अधिकार की परिभाषा इसमें दी गई है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14/21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई? तो कौन सी धारा थी वो थी भाई धारा 303। धारा 303 मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य का एक वाद था जिसमें ये कहा गया यदि कोई क्या है, यदि कोई आजीवन कारावास से दोषी व्यक्ति है, उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिली, लेकिन वो कुछ दिन के लिए पैरोल पर आया, उसने बाहर आके किसी को ठोक दिया, ख़त्म कर दिया, मार दिया, और उसके बाद उसको क्या होता था? पहले मृत्युदंड अनिवार्य था। लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं, 14 और 21 के तहत ये असंवैधानिक है, मृत्युदंड गलत है। तो इसमें क्या आ गया? धारा 303 को अवैध करार दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 409 किस विषय से संबंधित है? तो यह है भाई आपराधिक विश्वास भंग से। आपराधिक विश्वास भंग से, ये हम पीछे भी देख चुके हैं और बहुत अच्छे से पहले भी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। छल की सजा, तो 415 में छल की परिभाषा दी गई है और 417 में क्या दिया गया भाई? छल का दंड दिया गया। 417 में क्या दिया गया? छल का
दंड दिया गया है, जिसमें लगभग 1 वर्ष तक की कारावास हो सकती है या जुर्माना है, दोनों से दंडित हो सकता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा अपराध जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? निम्न में से कौन सा अपराध जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो हत्या, दहेज हत्या नहीं। इनमें से कौन सा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना किसके अंतर्गत है भाई? भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अंतर्गत क्या है? भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की तैयारी करना, युद्ध छेड़ने की तैयारी करना क्या है? दंडनीय बनाया गया। और डकैती की तैयारी भी क्या है? मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के दंड हैं, 3 प्रकार के क्या है? दंड हैं, जिसमें क्या है? उनको तैयारी में भी क्या माना गया? अपराध माना गया है। 399 डकैती और 122 में क्या हो गया आपका? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। और धारा 126 राष्ट्र के विरुद्ध कुछ ऐसा आतंक मचाने से संबंधित है। यदि कोई राष्ट्र के विरुद्ध कुछ ऐसा आतंकी कोई कार्रवाई अगर करने की तैयारी कर रहा है तो वो क्या होगा? अपराध होगी। तो 3 ऐसी सजा है आईपीसी में जो क्या है? तैयारी के लिए ही, तैयारी में ही क्या मानी जाएंगी? अपराध, दंडनीय मानी जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम आईपीसी की धारा 320। देखो यहाँ से आईपीसी की सारी धारा याद हो जाएंगी। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट, घोर उपति में कितने प्रकार की चोटों का वर्णन किया गया है? तो ये पूछ रहा है भाई कितने प्रकार की चोटों का वर्णन किया गया। तो धारा 320 में ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो कितने प्रकार की चोट का वर्णन किया गया? 8 प्रकार की चोटों का वर्णन किया गया है। आईपीसी किस धारा? विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित, पीछे देख चुके हैं, धारा 141। विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य 142 और 143 में क्या है? उनका दंड है। ठीक है भाई, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। 144 में क्या? हथियारों के साथ। आगे देखते हैं एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध किससे है? तो ये है भाई धारा 363 आईपीसी की धारा। आईपीसी की धारा कौन सी है? 363। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, जो इनकी कहानी थी वो मैंने बताई थी, किस तरह से लड़की भाग जाती है और केस किस पर चल जाता है? इस पर केस चल जाता है, किसने क्या कर लिया है? व्यापहरण कर लिया। विधिपूर्ण संरक्षकता में से अव्यापहरण, ये केस है, ये पूछा था। विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण किस वाद से संबंधित है? वो वाद है एस वरदराजन बनाम राज्य। तो ये किस धारा से संबंधित है? आईपीसी की धारा 363। बहुत अच्छे से याद करना भाई, सारी बहुत अच्छे से समझा रखी पीछे जितने भी केस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420, सबको पता है, धोखाधड़ी। क्या है? धोखाधड़ी, 420 वाला मामला। नेक्स्ट है निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो भाई अभी मैंने बताया था अस्वस्थ मन या पागलपन या पागल या उन्मत्तता, ये किस केस में कहा गया था भाई? तो ये धारा 84 के तहत मैकनॉटन केस हुआ था, इंग्लैंड का केस था। उसमें क्या कहा गया था कि उसको क्या है? ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है, मतलब उसके बचाव के रूप में ये केस था। कौन सा था? मैकनॉटन केस, धारा आईपीसी की 84। तो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक को लागू हुई? तो बहुत अच्छे से आईपीसी में बता रखा है किस दिनांक को हुई थी? 1 अप्रैल 1974। और आईपीसी 1 जनवरी 1862 और सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974। आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। पूछ रहा है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है, तो किसके द्वारा जांच की जाती है भाई? तो ये अभी मैंने आपको बताया था, धारा जो हमने सीआरपीसी के पीछे धारा पढ़ी थी, तो किस में था? 2(7), जो धारा 2 थी उसमें 7 में क्या कहा था? 7 मतलब जी में क्या कहा गया था कि जांच, और 2(8) में क्या कहा गया था? वो कहा गया था इन्वेस्टिगेशन, मतलब अन्वेषण। तो जांच कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय। उसमें बता रखा है, मैंने पढ़ाया था, मजिस्ट्रेट या न्यायालय क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। और इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण कौन करा? वो करेगा पुलिस अधिकारी। ये आपको डाउट होगा कि जांच और अन्वेषण क्या होता है, तो एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, बस इतना अंतर है। तो कौन करेगा भाई? मजिस्ट्रेट या न्यायालय। ये चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा गिरफ्तार जिसमें एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। असंज्ञेय अपराध में क्या कर सकता है वो? बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है? नहीं कर सकता है। एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का क्या रखता है? प्राधिकार रखता है? नहीं। ये भी क्या हो जाएगा इसमें? आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा आपका? पहला ऑप्शन इसी होगा, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के इसमें गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसके लिए क्या चाहिए? वारंट चाहिए। असंज्ञेय अपराध में। किसमें? असंज्ञेय अपराध में। संज्ञेय अपराध होगा तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। तो एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भाई क्या दे सकता है? दंडादेश दे सकता है।
मैंने आपको पढ़ाया था जो सीआरपीसी की धारा 28, 28 का 1, 28 2, 28 3 और फिर उसके बाद 29 1, 29 2, 29 3। तो उसमें मैंने आपको बताया था 29 1 में क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या क्या कह सकते हैं, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, या फिर 29 2 में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और 29 3 में क्या कहता है, तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो जो इसमें प्रथम है या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो होगा वो आपका, वो क्या हो जाएगा आपका इसमें, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये हो जाएगा आपका इसमें कितना दे सकता है, वो दे सकता है 7 वर्ष। कितना, 7 वर्ष से अधिक की इसमें सजा नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जुर्माना कितना भी दे सकता है। ये किसमें है, 29 1 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी इसमें है। इस चीज़ को पढ़ लेना, पीछे बहुत अच्छे से बताया है भाई। जिसने पहले पढ़ रखा उसको तो वो तो बजाओ टिक करते चल रहा होगा, मुझे पक्का पता है, वो तो देखते ही हाँ कि हाँ ये है ये है, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ ला। जिसने बहुत अच्छे से नहीं देखे वो अब यहाँ पे सोच रहा हो कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लेते तो ध्यान आता, और उसको अब समझ में भी आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो उसके भी पल्ले पड़ी रहा होगा। तो भाई एक बार जिसकी थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो पीछे देख लेना, 1 2 बार वीडियो देख लो, पक्का हो जाएगा क्लियर। फिर आगे जाके बस ऑप्शन ही टिक करोगे जाके एग्जाम में। नेक्स्ट है, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है। कौन सा, प्रथम वर्ग वाले की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रथम वर्ग। अभी हमने क्या देखा था, अब है इसमें प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौन सा होगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। 29 1 में क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 29 2 में क्या है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। 29 3 में क्या है, 29 3 में आपका द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। शायद मैंने पिछली जो पहले बताया वो शायद मैंने भी इसको प्रथम द्वितीय तृतीय बता दिया, वो गलत बता दिया। तो आपका जो है 29 1 में क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। द्वितीय, और जो 29 2 में है वो है आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और जो 29 3 में है वो है आपका द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, और जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो कितने वर्ष का कारावास दे सकता है भाई, वो दे सकता है 3 वर्ष तक का कारावास, और सजा दे, वो जुर्माना दे सकता है, वो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। और जो पहला वाला था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो था वो क्या कर सकता है, 7 वर्ष तक की सजा, और जुर्माना वो कितना भी लगा सकता है, कितना भी जुर्माना वो लगा सकता है। और अगर अब मैं बात करूँ द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग वाला जो है 29 3 में जो आता है, वो क्या कर सकता है, वो 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। वो क्या कर सकता है भाई, 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, और कितनी दंड कितना लगा सकता है, वो 5,000 रुपये तक लगा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी भाई। वो थोड़ा सा गलती से बोल देता उसमें 29 1 2 में, तो इस चीज़ को आप सही कर लेना। 29 में 1 में क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 29 2 में क्या है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। 29 3 में क्या है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। 7 वर्ष की सजा, फिर कितनी देगा, 3 वर्ष की सजा, फिर उससे निकाला कितनी देगा, 1 वर्ष की सजा। पहला जुर्माना कितना भी दे सकता है, दूसरा 10,000, और तीसरा 5,000 तक का दंड लगा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं भाई, 1 वर्ष से अनधिक कारावास के लिए कारावास, 1 वर्ष से अधिक कारावास नहीं दे सकता। कौन सा, द्वितीय श्रेणी, मतलब 29 3। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। तो पूछ रहा है किस परिस्थिति में कर सकेगा, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध, ये चीज़ है। अगर लग रहा है कि संज्ञेय अपराध है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। नेक्स्ट, जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया जा सकता, जिसको अपराधी घोषित करते हैं उसको तो अरेस्ट कर ही सकता है। तीसरा है, जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के कार्य में क्या डालता है, बाधा कारित करता है, तो उसको गिरफ्तार वहाँ से कर सकते हैं। इसका मतलब इन तीनों में क्या कर सकता है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भाई, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 गै के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा कितनी है, 41 गै, उसके अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। तो वो कहाँ पर करेगी, राज्य तथा जिला स्तर पर क्या करेगी, वो पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है। तो इसमें याद रखना, आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट और थानेदार दोनों ही सीआरपीसी की धारा 129 के तहत क्या कर सकते हैं, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश या आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट की जा सकती है। तो 154 के अधीन की जाती है FIR। तो कौन सी हो जाएगी, केवल संज्ञेय अपराध में क्या किया जा सकता है, FIR। संज्ञेय अपराध मतलब जिसमें 2 वर्ष से अधिक की सजा हो, तो ये क्या होगा आपका, इसमें आ जाएगा 154 के अधीन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बात प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक, मतलब एक कह सकते हैं एक दिग्दर्शक है, एक माइलस्टोन है, क्या है, प्रथम सूचना रिपोर्ट पर। तो कौन सा है, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का एक बात था, उसमें क्या है,
ये प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित, इनकी एफआईआर नहीं होती है। ये केस मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, इसमें बहुत अच्छे डिटेल में बताया है। आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर लेखबद्ध कौन करेगा? तो भाई ये संज्ञेय अपराध हुआ। अब इसको कौन लेखबद्ध करेगा थाने में? तो इसको करेगा महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी ही करेगी, और कोई इसको नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो कौन करेगा इसको? इसको करेगा महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। कौन सी धारा के तहत? धारा 157 के तहत। बलात्कार से यदि कोई संबंधित केस है, बलात्कार से संबंधित या महिला से संबंधित कोई केस होता है तो उसके अंतर्गत कौन करेगा? महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी। नेक्स्ट, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो भाई अग्रिम जमानत के लिए किसके पास आवेदन किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। और सत्र न्यायालय, तो किस न्यायालय? मुख्य जो सत्र न्यायालय है और उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। और जब भारत में आपातकाल लगा था 1975 से 1977, तो उस दौरान क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत क्या कर दी गई थी? कैंसिल कर दी गई थी। कोई भी अग्रिम जमानत नहीं ले सकता, जिसे 6 जून 2019 से पुनः लागू कर दिया गया। मतलब तो अग्रिम जमानत तब से बनती, कोई नहीं ले सकता था अगर किसी पर ने कोई अपराध कर दिया, लेकिन कब से लागू कर दी गई है दोबारा? 6 जून 2019 से उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसने क्या कर दिया? इसको लागू कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। अभी हम देख चुके हैं किससे? केवल संज्ञेय अपराध में ये होती है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C या 2G में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित? तो 2C या 2(3) में मैंने बताया। 2(3) में क्या है आपका? भाई बहुत अच्छे से जब मैंने सारी धारा बताई थी CRPC की, तो उसमें क्या बताया था कि आपका किस में हो जाएगा? 2C में। किस में हो जाएगा? 2C में क्या हो जाएगा आपका? संज्ञेय अपराध। कौन सा हो जाएगा? संज्ञेय अपराध किस में आता है आपका? 2C में। जितनी भी हमने CRPC के पीछे धारा देखी थी वो सारी हमने यहाँ पर कवर की थी भाई। अब मैंने बताया था 2 का 3 संज्ञेय अपराध और 3 चौक 12, मतलब 3 चौका 12, 3 में संज्ञेय और 12 में असंज्ञेय। इस चीज़ को याद रखना आप। संज्ञेय में होती है FIR और असंज्ञेय में क्या होती है? NCR। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? उसने कहा है भाई दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया यदि पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान, मतलब धारा CRPC की धारा 2H या 2(8) के अंतर्गत यदि कोई किसी व्यक्ति से कोई कथन लेखबद्ध करता है तो उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। ये किस धारा में कहा गया? CRPC की धारा 162 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य चुनिए। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? उच्च न्यायालय से क्या है भाई? अभिप्रेत है कि किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। इसमें किस में संबंधित है? किसी राज्य से संबंधित उस राज्य का उच्च न्यायालय। किस में है ये? जो ये प्रश्न है इसका सेकंड ऑप्शन। तीसरा है उक्त दोनों। तीसरे में क्या कहेगा भाई? उक्त दोनों। और D है उपरोक्त में से कोई नहीं। D में क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? C। संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और ये क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय है। तो बिल्कुल सही है। तो धारा 2C के तहत क्या है भाई? 2(3) के तहत क्या है? संज्ञेय अपराध है। और 2(ड) के तहत क्या है? उच्च न्यायालय से संबंधित है, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है। क्या है? उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अपराधी द्वारा कारित संज्ञेय अथवा असंज्ञेय जमानती अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण कौन करता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका निर्धारण कौन करता है? ये करती है CRPC। कौन करता है इसका निर्धारण? CRPC। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। तो कौन सी अनुसूची करती है? प्रथम अनुसूची से करती है। तो इस चीज को भाई ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी करती है? दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम इसमें। एक फरार अपराधी वह होता है जो घर से भाग कर छुप गया हो, विवेचक को पुष्ट किया सूचना है कि वह फरार हो गया, पड़ोसी व उसके साथी नहीं, जिसके विरुद्ध धारा 82 CRPC की धारा 82 के अंतर्गत उस घोषणा हो चुकी वह फरार है, तो वो अब फरार अपराधी माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी फरार अपराधी नहीं माना जाएगा। और धारा 83 CRPC में क्या है? कुर्की से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुर्की से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? तो ये करता है भाई जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कार्य करता है। तो जितने भी लोक अभियोजक बनाए जाते हैं जिलों में, तो वो किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? DM के अंतर्गत कार्य करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीन वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट है बंदी को न्यायालय ले जाने एवं प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है?
तो किसकी पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है? तो ये है भाई जिलाधिकारी की। किसकी पूर्वानुमति लिया जानी चाहिए? जिलाधिकारी की अनुमति लिया जाना आवश्यक है। तो ये केस था उच्चतम न्यायालय में, केस गया था सुनील बत्रा केस। कहाँ पर गया था? सुनील बत्रा केस था जो उच्चतम न्यायालय में कहा गया था। उसमें कहा गया था किसी बंदी को न्यायालय में हथकड़ी लगाकर ले जाना या रस्सियों से बांधना उसके प्रति क्या है भाई? अमानवीय बर्ताव है। कौन सा बर्ताव है? अमानवीय बर्ताव है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल जिसको बोलते हैं, संक्षिप्त विचारण या समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? मतलब समरी ट्रायल के लिए उसको कितने वर्ष तक कारावास में रखा जा सकता है? तो 3 माह से अधिक उसको कारावास में नहीं रखा जा सकता है। ये किस धारा में कहा गया? ये सीआरपीसी की धारा 262 में कहा गया है। 162 में ये कहा गया कि जब किसी का अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या नहीं कर सकते, उसके हस्ताक्षर नहीं ले सकते। और 262 में क्या कहा गया कि 3 माह से क्या नहीं होगी, उसकी अधिक सजा नहीं होगी। क्या नहीं होगी उसकी सजा? जो समरी ट्रायल के दौरान 3 माह से अधिक नहीं होगी। 262 में ये कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीडी जनरल डायरी और सीडी केस डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है? तो ये पूछ रहा है भाई जीडी तथा सीडी, ये थानों में होता है, केस से संबंधित होता है जीडी और सीडी। जब आप जाओगे आपको पता लगेगा। तो जीडी सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है? तो ये पूछा किसके कार्यालय मोहर लगी होती है? ये लगी होती है पुलिस अधीक्षक की। किसकी मोहर लगी होती है? पुलिस अधीक्षक की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैदी शिनाख्त अधिनियम, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? तो कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? तो ये करता है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। कौन करता है? मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। तो वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में कौन सा? सत्य और निश्चित। बिल्कुल है ये भी। ये क्या है? सही है। तो वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में कैसा कथन होना चाहिए? सत्य कथन का सत्य और निश्चित हो उसको साक्ष्य माना है। मानवीय सुविधाजनक इनको नहीं माना। भाई सुविधाजनक थोड़ी माना जाएगा। क्या होगा? सत्य और निश्चित होना चाहिए। नेक्स्ट, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त ए ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति की। मतलब उसके सामने जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसने अपना अपराध जो भी है उसने वो कबूल लिया। साक्ष्य अधिनियम 1872, साक्ष्य अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था? सितंबर 1872 में। साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती? मतलब अगर उसने मजिस्ट्रेट के सामने कह दिया कि मैं अपराधी हूँ, मैंने ये आरोप किया है, ये अपराध किया, तो भाई उसको उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है, उसको दंड दिया जा सकता है। किस धारा के तहत? तो जो है ये आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत क्या किया जा सकता है? उसको दंड दिया जा सकता है। यहीं अगर हम बात करें धारा 25 की, तो यदि अगर उसने यही संस्वीकृति पुलिस के सामने लियो तो उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। मतलब थाने में वो कह दे हाँ मैं नहीं करा अपराध, जिस समय उसको पुलिस को तोड़ रही है, वो कह दे भाई मैं नहीं करा अपराध, तो चलो तुम क्या करो कर लो, तो क्या करेंगे? उसको लेकर चले जाएंगे मजिस्ट्रेट। वहाँ जाकर कह देगा भाई मैंने तो नहीं करा अपराध, मेरे तो पीट रहे थे मैंने। तो ये उसके पास संरक्षण है एक तरीके से। तो 25 के तहत अगर उसने अपराध कबूल भी कर लिया तो वह उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। और 26 वाली मजिस्ट्रेट के सामने कबूल कर लिया तो उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है और की भी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, तो भाई यही प्रश्न थे हमारे आईपीसी और सीआरपीसी के। इतने धाकड़ तरीके से करा दी, कुछ भी प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। आईपीसी सीआरपीसी मूल विधि में भी हमारा क्या हुआ? आईपीसी सीआरपीसी। बस अब हम बहुत तेजी के साथ चलेंगे। एक एक्ट करा चुके हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अब आगे हम जितने महिला संबंधी एक्ट है उनको करेंगे, फिर उनके प्रश्न करेंगे प्रीवियस ईयर के, उसके साथ कुछ प्रैक्टिस करेंगे। मतलब यही धाकड़ तरीके से लेकर चलेंगे, मूल विधि का एक प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। और अब जब बहुत जल्दी से कवर करेंगे भाई इसको, हम बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम इसको जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। सारी वीडियो आप कवर अप करो, मैथ की वीडियो देखो, दमदार बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है मैथ, शॉर्ट मेथड से, ऐसा नहीं लॉन्ग मेथड से। हमारा मेन मोटिव है टाइम बचाना। और करंट अफेयर्स की अपनी सीरीज सारी देखते चलो, करंट अफेयर्स में कुछ बाहर नहीं जाएगा वहाँ से, और उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जा रहा है, तो वो देखते चलो भाई। सभी को धन्यवाद और सभी को राम राम।